नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उसके नेता सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और फोड़ने को रोकने में विफल रही। बता दें कि दिवाली के एक दिन बाद ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर क्षेत्र में पहुंच गई, जिससे दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि भाजपा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। मैंने हाल ही में कई भाजपा नेताओं के बयान सुने हैं और वो सभी अलग अलग तरीकों से अपने बयानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को तो कोई त्योहार नहीं था, तो पटाखे क्यों फोड़े जा रहे थे? पुलिस कहाँ थी? क्या वो कहीं दिखे थे? एक भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार पटाखे रोकने में विफल रही। आपके पास दिल्ली पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस आपके हाथ में, फिर कौन विफल रहा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिवाली के दिन पटाखे से घायल हुए एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रांस हिंडन पुलिस के मुताबिक झंडापुर थाना क्षेत्र में कुछ युवक पाइप से पटाखा फोड़ रहे थे। इस दौरान अफजल नाम का युवक घायल हो गया। पुलिस ने बताया है कि कुछ युवक पाइप वाला पटाखा फोड़ रहे थे। इस दौरान अफजल नाम का एक युवक शरीर के पीछे की तरफ पटाखा लगने से घायल हो गया। पैर में पीछे की तरफ उसकी नस फट गई और खून बहने लगा। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया है और पटाखा फोड़ने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के राया इलाके के एक पटाखा बाजार में दिवाली के दिन लगी आग में घायल हुए 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में घायल अन्य 11 लोगों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यह हादसा दिवाली के दिन थाना राया इलाके के पटाखा बाजार में अचानक आग लगने से हुआ। इसमें कई दुकानें राख हो गई थी। इस हादसे में पटाखे की दुकान लगाने वाले 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए। ये दोनों सगे भाई उन्हीं लोगों में थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने जोधपुर के 3 विधानसभाओं में गारंटी योजनाओं को लेकर रथ रैली निकाली। वैभव गहलोत की इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। इस रैली का कई जगहों पर फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली के दौरान वैभव ने बीजेपी के सीनियर निवर्तमान विधायक सूर्यकांता व्यास जी के घर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। वैभव गहलोत ने ABP न्यूज से बात करते हुए कहा, शहर के आबो हवा बदल चुकी है, लोगों में भारी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी की योजनाओं और 7 गारंटियों पर जनता को भरोसा है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं योजनाओं के कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। जनता को हम पर विश्वास है और जहां विश्वास होता है वहीं मतदान होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के प्रति जनता में कोई नाराजगी नहीं है। मध्य प्रदेश में PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्वभाव में दंगा और गुंडागर्दी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में PM मोदी ने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक महाज्ञानी आजकल MP में घूम रहे हैं। महाज्ञानी जैसे लोग की सोच ने देश को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस किसान, नौजवान और महिला की दुश्मन है। वो जो करती है एक परिवार के नाम पर करती है। कांग्रेस का आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। आज पूरा MP कह रहा है कि एक बार फिर बीजेपी सरकार। PM बोले, कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही उद्देश्य है, लूट, लूट और केवल लूट। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और पैसों के ढेर निकल रहे हैं और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों में से एक सदस्य अडानी की कंपनी से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट है कि अडानी ग्रीन के एडवाइजर पर्यावरण मंत्रालय की समिति में हैं। ये समिति परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के काम में जुड़ी हुई है। 1.5 महीने पहले ही अडानी ग्रीन की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। यह खबर आने के बाद इस पर विवाद पड़ सकता है। अडानी समूह और मोदी सरकार के बीच संबंधों को लेकर लंबे समय से हमलावर रही TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी जी के पर्यावरण मंत्रालय ने अडानी के कर्मचारी जनार्दन चौधरी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी भी आज तक अखिलेश यादव या मायावती के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं की जिसकी वजह से उन्हें बाद में खेद जताना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये बात एक आध बार तो चलती है,
लेकिन अखिलेश रणनीतिक रूप से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंची सपा वहां सत्तारूढ़ को निशाना बनाने के बजाय राहुल और कांग्रेस को निशाना बना रही है। अखिलेश की नाराजगी इस बात पर है कि राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश की नाराजगी सिर्फ यही है? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश की रैली में जाति जनगणना को एक्सरे की तरह बताया था। अब अखिलेश ने एक्सरे शब्द को पकड़ा और बयान दे डाला है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए सपा प्रमुख ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, जब एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी नई तकनीक की उपलब्धता है तो एक्सरे क्यों? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। उन्होंने दावा किया कि सबसे पुरानी पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाज के निचले स्तर के मतदाताओं को लुभाने के लिए देशव्यापी जाति आधारित सर्वेक्षण की वकालत कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जाति जनगणना को रोक दिया था। जब लोकसभा में सभी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे थे तो उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई। वो आज ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके साथ नहीं है। सभी पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी जानते हैं कि उन्होंने यानी कांग्रेस ने आजादी के बाद उन्हें धोखा दिया है, इसलिए इस बार वो हार जाएंगे। बता दें, अखिलेश ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है और दलितों और पिछड़ों वर्गों पर केंद्रित पीडीए नामक तीसरे मोर्चा बनाने की वकालत की। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पटना, बेंगलुरु और मुंबई बैठकों में भाग लिया था। कांग्रेस ने अब राजस्थान में अपना आखिरी दांव चल दिया है। लंबे समय से एक दूसरे के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में विवाद का कारण बने सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर अब कांग्रेस ने दांव चला है। कांग्रेस ने अब गहलोत और सचिन पायलट को कम से कम पोस्टर्स में एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। ये पोस्टर्स राज्य की राजधानी जयपुर, टोंक जिले जहां से पायलट चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्वी राजस्थान के जिलों में प्रदर्शित किए गए हैं जहां गुर्जर समुदाय का वर्चस्व है। दरअसल कांग्रेस के सर्वे से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही तमाम खबरों में इस बार गुर्जर वोटों का रुझान एंटी कांग्रेस बताया जा रहा है। गुर्जर इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस में सचिन पायलट को साइडलाइन कर दिया गया है। चुनावों के बीच इस तरह की चर्चा पार्टी को डैमेज कर सकती है, इसलिए इन चर्चाओं को थामने के लिए कांग्रेस कैंपेन में कर्नाटक फॉर्मूला लागू किया है। राजस्थान के तमाम फ्लाईओवरों, व्यस्त चौराहों और जिलों की ओर जाने वाले राज्य राजमार्गों से लेकर पूरे राजस्थान में बड़े गुलाबी होर्डिंग्स अब दिखाई देने लगे हैं। इससे पहले कई महीनों तक होर्डिंग्स में सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पोस्टर्स और होर्डिंग में पायलट को प्रमुखता से दिखाकर कांग्रेस दो संदेश देना चाहती है। सबसे पहले तो दोनों नेताओं के बीच अंदरूनी मतभेद खत्म हो गए हैं और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। दूसरे, ये पूर्वी राजस्थान में युवाओं और गुर्जर समुदाय को लुभाने का प्रयास है, जिसके बीच पायलट एक लोकप्रिय चेहरा बने हुए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से गजा में नागरिक अधिकारों को लेकर दिए गए सुझावों के बीच इजरायल ने दावा किया है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल का संकट दुष्प्रचार के लिए खड़ा किया है। बता दें, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजरायल के साथ समर्थन का ऐलान किया था। इन देशों ने गजा पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई के दौरान भी अपना समर्थन बरकरार रखा, लेकिन हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिलिस्तीनी अस्पतालों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने मीडिया से कहा कि उन्हें अल शिफा अस्पताल के पास इस तरह की आक्रामकता की उम्मीद नहीं थी। अल शिफा गजा सिटी का सबसे बड़ा अस्पताल है। उन्होंने मानवीय आधार पर इस संघर्ष पर अस्थायी विराम लगाने की अपील की है ताकि अस्पताल के अंदर फंसे लोग निकल सकें। उधर इजरायली सरकार का दावा है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल से जुड़े संकट को प्रोपेगेंडा के लिए पैदा किया है। उधर ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी बीती रात इस बारे में बात करते हुए कहा कि गजा में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने भी इस संघर्ष को विराम देने की अपील की है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने पूर्ण संघर्ष विराम की अपील नहीं की है, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से इस बारे में दबाव बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दक्षिणी गजा में बहते पानी और वेस्ट मैनेजमेंट को सेवा देने वाले बुनियादी ढांचे ने काम करना बंद कर दिया है। यूएन ने कहा कि ईंधन की कमी के कारण सार्वजनिक सीवेज पंपिंग स्टेशन, दक्षिण में 60 पानी के कुएं, रफा और मध्य क्षेत्र में 2 सीवेज पंप्स, दक्षिण में 2 मुख्य सीवेज पंप और रफा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सभी ने काम करना बंद कर दिया है। यूएन ने कहा कि नगर पालिका के स्वच्छता कार्य के बंद होने के साथ साथ ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, जिससे जल प्रदूषण और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजरायली सेना के चिकित्सा सुविधाओं, कर्मचारियों और परिवहन पर गैरकानूनी हमले गजा की स्वास्थ्य प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं और इसकी युद्ध अपराध के रूप में जांच की जानी चाहिए। संगठन ने अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जांच करने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि इजरायल सेना के ये दावे कि हमास द्वारा अस्पतालों का उपयोग किया जा रहा है, इसके बावजूद कोई भी सबूत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्पतालों और एम्बुलेंस को उनकी संरक्षित स्थिति से वंचित करने को उचित नहीं ठहराएगा। गजा के अल-शिफा अस्पताल के हालात को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यहाँ हालात कब्रिस्तान जैसे हैं। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने बताया है कि फिलहाल इस अस्पताल में 600 लोग हैं। उनके अनुसार अस्पताल के आसपास कई शव पड़े हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन शवों को दफनाया नहीं जा रहा है। यह अस्पताल अब काम नहीं कर रहा है, ये एक कब्रिस्तान जैसा बन गया है। डॉक्टरों ने भी बताया है कि अस्पताल में शवों का ढेर लग गया है और कई शव सड़ने लगे हैं। बता दें, उत्तरी गजा का अस्पताल पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा पट्टी के अस्पतालों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इजरायली मीडिया और सोशल मीडिया पर जारी फोटो के मुताबिक फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी PA को बेदखल करने के बाद गजा पट्टी पर शासन कर रहे हमास के संसद भवन पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कब्जा कर लिया है। IDF ने एक बयान में कहा है कि इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड ने सोमवार को हमास संसद पर कब्जा कर लिया। IDF सैनिकों को गजा में संसद भवन में इजरायली झंडा लहराते हुए भी देखा गया। हमास ने इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों के बीच नई पेशकश की है। हमास ने इजरायल के साथ 5 दिवसीय युद्ध विराम के बदले में 70 महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की पेशकश की है। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में कहा कि प्रस्तावित संघर्ष विराम के लिए युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने और पूरे गजा में सहायता बांटने की अनुमति देनी पड़ेगी। हालांकि अभी इजरायल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इजरायली PM नेतन्याहू अमेरिकी मीडिया को कह चुके हैं कि बंधकों की रिहाई को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। ब्रिटेन के गृह मंत्री सोएला ब्रेवरमैन को हटाने के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के फैसले का उनकी पार्टी के भीतर ही विरोध हो रहा है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की ही सांसद एंड्रिया जेनकिंस ने PM के फैसले के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश शुरू कर दी है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय समूह 1922 कमेटी के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रैडी को लिखे कठोर पत्र में जेनकिंस ने कहा, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने अपना ये पत्र सोशल मीडिया साइट X के अपने हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अपना अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने 1922 कमेटी के चेयरमैन को सौंप दिया है। अब ऋषि सुनक को जाने और उनकी जगह एक असली कंजर्वेटिव पार्टी नेता को लाने का समय आ गया है। इस पत्र में उन्होंने सुनक की आलोचना करते हुए लिखा है, लोकतांत्रिक तरीके से चुना गए हमारे नेता बोरिस जॉनसन से छुटकारा पाने के लिए ऋषि सुनक ने कूटनीतिक प्रयास किया है। उनके अनुसार जॉनसन को बाहर करना अक्षम्य था, लेकिन अब कैबिनेट से सोएला को बर्खास्त करना और बुरा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।